एक लड़की जिसका बचपन से सपना था एक अच्छी हीरोइन बनने का और एक बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का, तभी वह अपने घर से 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पहुंचती है मुंबई। अब वह इधर उधर काम की तलाश कर रही थी और उसको कहीं काम मिल नहीं रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह थी उस लड़की को हिंदी कम आती थी। तभी उसकी मुलाकात एक फ़िल्म के प्रोड्यूसर से होती है और वो उसको काम देते हैं। उसका काम चल ही रहा था, तभी पता चलता है कि वो जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनका कत्ल हो गया है और उनके कत्ल के बाद उनके शरीर के 300 टुकड़े किए गए हैं और जो एक्ट्रेस थी उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। और जब इस कत्ल का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। और जज ने जब उस आरोपी एक्ट्रेस को सज़ा सुनाई और वह उसी दिन बरी हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ और उस एक्ट्रेस का कत्ल कैसे हुआ? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। केरल की एक जगह है कोची, वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मारिया, जो कि माता पिता की अकेली संतान थी और जो कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार और काफ़ी सुंदर लड़की थी। उसका बचपन से सपना था एक अच्छी अभिनेत्री बनने का और घर वालों ने भी उसकी सहायता की और हर चीज़ ख्वाहिश पूरी की। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, धीरे धीरे जो वहाँ की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री थी उसने वहाँ हाथ आजमाया और 2002 में उसने फिल्मों में शुरुआत की। 2007 तक वह कन्नड़ फिल्मों में काम किया। तभी उसके मन में आया क्यों ना बॉलीवुड में अब अपनी पहचान बनाई जाए। तभी वह केरल से निकलती हैं मुंबई की, जो कि 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब वह मुंबई में जगह जगह जाकर जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर अपना ऑडियंस देती थी और उसको हर जगह जाकर निराशा प्राप्त होती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी उस एक्ट्रेस को हिंदी कम आती थी। तभी एक फिल्म प्रोड्यूसर से उसकी मुलाकात होती है, जिनको तलाश थी एक एक्ट्रेस की, जिनका एक एपिसोड चल रहा था जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, जिसको लीड शाहरुख खान कर रहे थे। जो वहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर थे जिनकी उम्र 25 साल, जिनका नाम था नीरज ग्रोवर, उन्होंने ऑफिस में जब मारिया को बुलाया, जब उनसे ऑडियंस लिया, तब वह एक्ट्रेस हिंदी कम बोल पा रही थी। तो नीरज ग्रोवर ने कहा ठीक है मैडम, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब समय धीरे धीरे बीत गया तभी मारिया को वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया। तब दूसरे दिन मारिया नीरज ग्रोवर के ऑफिस गई और जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय थे उनसे पूछा कि साहब कहाँ हैं, उनसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा वह कहीं बाहर शूट पे गए हैं और आप नाम अपना बता दीजिए, जब आएंगे तो हम आपको बता देंगे। तभी मारिया ने कहा कि अपने जो साहब नीरज ग्रोवर हैं उनका नंबर मुझे दे दीजिए। अब मारिया ने उस नीरज ग्रोवर प्रोड्यूसर का नंबर ले लिया। कुछ दिन बाद उसने कॉल किया और अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री रह चुकी हूं और काम के सिलसिले में एक बार आपके ऑफिस ऑडियंस देने आई थी और आपने कहा था कि मैं बताऊंगा और आपका कोई जवाब नहीं आया। अब धीरे धीरे नीरज ग्रोवर और मारिया की अब लगातार बात होने लगी। बात होने के साथ साथ अब दोनों ने मिलना जुलना भी चालू कर दिया। समुद्र के किनारे कभी मिलते, कभी रेस्टोरेंट में मिलते। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के नज़दीक कितना आ गए किसी कुछ पता भी नहीं चला। तभी एक तारीख आती है 6 मई 2008, जो कि मारिया थी, उसने मुंबई के मलाड में एक फ्लैट लिया था। अब उसको अपना सामान शिफ्ट करना था क्योंकि पहले वह रेंट पे रहती थी। अब जब उसको ठीक ठाक पैसा मिलने लगा तभी उसने फ्लैट ले लिया। तभी एक बार उसने नीरज से कहा क्या तुम मेरी सहायता करोगे मेरा सामान शिफ्ट कराने में? तो नीरज ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रात के करीब 9 बजे नीरज ग्रोवर आते हैं मारिया के फ्लैट, जो कि नया था, वहाँ पे उसका सामान शिफ्ट करा रहे थे। और मारिया ने एक चीज़ नीरज से बताई थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि कोची का ही रहने वाला था, जिसका नाम था जेरोम मैथ्यू, जो कि स्कूल के साथ में वह पढ़ता था। उसके बाद जो कि मारिया थी, उसका शौक़ था अभिनेत्री बनने का, तो उसने फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अपनी किस्मत चमकाने के लिए कदम रखा
और जो जेरोम मैथ्यू था वह मर्चेंट नेवी में पढ़ाई लिखाई करके उसको नौकरी मिल गई। अब जब जेरोम को मारिया ने बताया कि उसका एक फ्रेंड जो कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर है, जो कि उसका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, जैसे ही जेरोम को यह बात पता लगी उसको यह नागवार गुजरी। तभी इत्तेफाक कहें या संयोग कहें 8 मई 2008 को करीब 10:30 बजे जेरोम का फ़ोन मारिया के पास आता है। तभी वह कहता है, क्या नीरज तुम्हारे साथ है? तो वह कहती है नहीं। इसके बाद मारिया तुरंत फ़ोन काट देती है और 11:30 बजे रात में तभी जेरोम दोबारा मारिया के पास फ़ोन करता है और कहता है, क्या नीरज तुम्हारे घर से जा चुका है? जैसे ही मारिया ने यह जवाब सुना तो उसको कहीं ना कहीं ये शक हो रहा था, आखिर उसको यह सब बातें कौन बता रहा है कि नीरज अभी आया है या अभी जा रहा है, कोई न कोई मुखबरी ज़रूर कर रहा है। तभी मारिया ने यह सब बातें इग्नोर की, उसने तुरंत अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। अब जेरोम के मन में शक पैदा हो जाता है। तभी वह कोची से फ़्लाइट पकड़ता है सुबह के करीब 3 बजे। 8 मई 2008 को सुबह के 3 बजे वह आता है मुंबई। 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाता है और जो कि जेरोम को मारिया का नया फ़्लैट पता था, क्योंकि उसने बताया था कि मैंने यहाँ फ़्लैट लिया है। अब सुबह के करीब 8:30 बजे वह फ्लैट के सामने बिल्डिंग में घुसता है और तुरंत खटखटाता है दरवाज़ा। तभी मारिया और नीरज तुरंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी सुबह यहाँ कौन आ गया। तभी मारिया कहती है, क्या पता कोई माली या तो दूध वाला आया हो। तभी मारिया उठती है और जैसे दरवाज़ा खोलती है देखती है कि उसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड या प्रेमी कहें खड़ा है, जिसका नाम जेरोम, जो कि एक मर्चेंट नेवी में है। जैसे ही यह दृश्य जेरोम देखता है कि मारिया जो कि कम कपड़े पहने बाहर निकलती है और जेरोम अंदर जाता है, देखता है नीरज जो कि फिल्म प्रोड्यूसर, वह भी आपत्तिजनक हालत में लेटा है। यह देखकर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी जेरोम किचन जाता है, वहाँ से एक चाकू लेकर आता है और ताबड़तोड़ नीरज पर हमला करता है। और जैसे ही मारिया उसको रोकने का प्रयास करती है तभी जेरोम कहता है कि तुम बीच में दखल मत देना, नहीं तो मैं तुमको भी मार दूंगा। यह सब करने के बाद 9:30 बजे जो डेड बॉडी उसकी नीरज की पड़ी थी और जेरोम और मारिया फिर वहीं पर दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद प्लान करते हैं कि इस बॉडी को कहाँ पर फेंका जाए। तभी जेरोम और मारिया, एक जो मारिया का वहाँ दोस्त रहता था, तभी मारिया उसको फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा एक जो शहर से एक फ्रेंड मिलने आया है और हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे, क्या तुम अपनी सेंट्रो कार मुझे दे सकते हो? उस दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ, तुमको दे देता हूँ। मारिया ने उस सेंट्रो कार की चाबी ली और अपने दोस्त जेरोम को दी और तभी दोनों लोग मॉल जाते हैं। वहाँ से 3 बड़े बड़े थैले और एक चाकू लेकर आते हैं। चाकू लाने के बाद मारिया बाद में फिर जाती है जेरोम के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाती है और शाम के करीब 7 बज चुके थे। 7 बजने के बाद तभी जो उस लाश के थे 300 से ज़्यादा टुकड़े किए जाते हैं। 300 से ज़्यादा टुकड़े करने के बाद उनको पन्नी में पैक किया जाता है और करीब 7 बजे जो कि मुंबई का पालघर का इलाका जो कि सुनसान था, वहाँ पर उसी गाड़ी में भरकर उस लाश के टुकड़ों को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। और जलाने के साथ तब दोबारा जेरोम और मारिया फिर वहीं आते हैं और 9 तारीख की 12:30 बजे जेरोम फिर से मुंबई से लौट जाता है, कहाँ, कोची के लिए, और वह अपनी ड्यूटी करने लगता है। अब यहाँ 2 से 3 दिन बीत चुके थे और जो कि नीरज जो कि लगातार अपने ऑफिस जाते थे और वह ऑफिस में आए नहीं। जो नीरज के घर वाले थे वह भी काफ़ी चिंतित थे कि उनका बेटा कहाँ ऐसे लापता हो गया और उसका फ़ोन मिलाया जा रहा है तो मिल नहीं रहा है। तभी जो ऑफिस के मैनेजर थे वह मारिया को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, क्या साहब से आपकी कोई बात हुई है, क्या मुलाकात हुई है? ऐसा तो नहीं कहीं गए हों आपसे बताकर कि जब आएँ तो आप मुझे बता देना। तभी मारिया स्टाफ से कहती है कि 7 तारीख को नीरज साहब आए थे जो कि मेरा नया घर की शिफ्टिंग था और उसको कराने के बाद वह 10 बजे निकल गए थे और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। अब जो नीरज के माता पिता वह नज़दीक पुलिस थाने जाते हैं, अपने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि 7 तारीख की शाम
को वह एक जो महिला एक्ट्रेस थी उसके वहाँ शिफ्ट कराने के लिए गए थे। अब पुलिस वाले तुरंत उस मारिया के फ्लैट पहुँचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वह भी वही बात बताती है, 7 तारीख के बाद वह नहीं आए। तभी पुलिस वाले जो नीरज ग्रोवर का फ़ोन डिटेल खंगालते हैं, लास्ट लोकेशन देखते हैं तो वह मारिया के घर की ही मिलती हैं। दोबारा जब उस मारिया के फ्लैट की जब पूछताछ की जाती है या तलाशी ली जाती है तो उनका फ़ोन वहाँ पर मिलता है। अब पुलिस वाले उस मारिया को हिरासत में लेते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। और मारिया का जब फ़ोन कॉल डिटेल खंगाली जाती है, जब सर्विलांस पर लगाया जाता है तो एक नंबर उसमें और था जो था जेरोम का। अब पुलिस वाले उस मारिया से उस फ़ोन के बारे में पूछते हैं तो वह बताती है कि यह मेरा प्रेमी है, यह मुझसे मिलने आया था और हम तीनों लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। उसके बाद नीरज ने कहा कि मुझे काम के सिलसिले में जाना है और फिर वह चला गया। मुझे साहब नहीं मालूम इसके बाद क्या हुआ। अब पुलिस वाले जेरोम को भी जाते हैं, कोचे से उठाते हैं। अब दोनों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि नीरज की लास्ट लोकेशन तुम्हारे कमरे में थी और मोबाइल भी मिला है, और आखिर वो गया तो कहाँ गया। जैसे ही पुलिस ने अपना कड़ा सख्त कदम उठाया, दोनों टूट जाते हैं और दोनों गुनाह अपना कबूल कर लेते हैं कि मैंने ही नीरज का कत्ल करवाया प्रेमी से और मैंने उससे मना किया, वह तब भी नहीं माना। अब पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद 3 साल बाद जब कोर्ट ने सज़ा सुनाई, जो सज़ा उसमें सुनाई जेरोम को आईपीसी 1860 के तहत 3 से 4 सेक्शन के तहत 10 साल की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना। और जो मारिया उसको सबूत मिटाने के एवज में 3 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया, क्योंकि 3 साल उसने सज़ा पूरी कर ली थी तो उसको बरी कर दिया गया। और जो जेरोम था उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। आप लोगों का जो कुछ भी सुझाव है कि सज़ा ठीक सुनाई गई, और जो इन लोगों ने किया क्या वह सही किया कि गलत किया, और आखिर एक प्रोड्यूसर का कत्ल इतना खौफनाक क्यों किया। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।